सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। आज इस वीडियो में बात करेंगे वक्फ पर एससी में सुनवाई हुई, जानिए कोर्ट ने क्या कहा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर अपडेट आ गया है। क्या वो अब समय आ गया है जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होगा? साथ ही रुख करेंगे आज की आखिरी बड़ी खबर का कि इजराइल के खिलाफ वो 22 देश कौन से हैं जिन्होंने खुले में बगावत कर दी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं समय इंडिया.com। सबसे पहले आज बात करते हैं वक्फ पर एससी में सुनवाई, जानिए कोर्ट ने क्या कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने मंगलवार को कहा कि संसद द्वारा पारित कानून संवैधानिक माने जाते हैं और जब तक कोई स्पष्ट या गंभीर समस्या ना हो, अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने ये टिप्पणी वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार 20 मई को सुनवाई कर रही थी, जिसे पिछले महीने कानून बना दिया गया। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह अंतरिम आदेश पारित करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को 3 मुद्दों तक ही सीमित रखे, जिसमें कोर्ट, यूजर और डीड द्वारा घोषित वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने का बोर्ड के द्वारा अधिकार भी शामिल है। वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने केंद्र की दलील का विरोध करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण कानून पर टुकड़ों में सुनवाई नहीं हो सकती। कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दोहराया कि कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को जब्त करना है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने जवाब दिया, संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा है। जब तक कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता, तब तक अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। खासकर वर्तमान की स्थिति को देखते हुए हमें इससे अधिक कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। CJI गवई ने कपिल सिब्बल की दलील पे कहा, मैं दरगाह भी गया, चर्च भी गया, हर किसी के पास चढ़ावे का पैसा है। इस पर सिब्बल ने कहा, दरगाह दूसरी बात है, मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ। 2025 का कानून पुराने कानून से बिल्कुल अलग है। मंदिर में चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं आता। यही वक्फ बाय यूजर है, बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी। CJI ने पूछा, क्या पहले के कानून में पंजीकृत की आवश्यकता थी? सिब्बल ने कहा, हाँ, इसमें कहा गया था कि इसमें पंजीकृत किया जाएगा। CJI ने पूछा, सूचना के तौर पर हम पूछ रहे हैं कि क्या पुराने कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रावधान अनिवार्य था या सिर्फ ऐसा करने का निर्देश था? कपिल सिब्बल ने कहा, पुराने अधिनियम में शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। CJI ने कहा, केवल शैल शब्द के प्रयोग से पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं हो सकता। CJI ने कहा कि हम यह पूछ रहे हैं कि क्या प्रासंगिक समय में अधिनियमों के तहत वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को पंजीकृत कराना अनिवार्य या आवश्यक है। कपिल सिब्बल ने कहा कि 1954 के बाद वक्फ कानून में जितने भी संशोधन हुए उनमें वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। अदालत ने पूछा, क्या वक्फ बाय यूजर में भी पंजीकृत अनिवार्य है? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, हाँ। फिर अदालत ने कहा, तो आप कह रहे हैं 1954 से पहले उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का पंजीकृत आवश्यक नहीं था और 1954 के बाद यह आवश्यक हो गया। इस पर सिब्बल ने कहा, इस बारे में कुछ भ्रम है, यह 1923 हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, बहुत दबाव है, सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि आप पर भी काफी दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि हम आपकी इस दलील को दर्ज करेंगे और पुराने अधिनियम के तहत पंजीकरण की आवश्यकता भी थी, लेकिन ऐसा नहीं करने पर क्या हो सकता है इसका कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पंजीकरण ना कराने पर कुछ नहीं होने वाला था। कपिल सिब्बल की दलील सुनने के बाद CJI BR गवई ने कहा, खुजराहो में एक मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, फिर भी लोग वहां जाकर पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। इस पर सिब्बल ने कहा, नया कानून कहता है कि अगर कोई संपत्ति ASI संरक्षित है तो वह वक्फ की नहीं हो सकती। CJI ने पूछा, क्या इस पे आपको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार छिन जाता है? क्या आप वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते? सिब्बल ने कहा, हाँ, कानून में कहा गया है कि वक्फ संपत्ति को रद्द माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फिर पूछा, क्या इस पे आपका कोई धन पलायन का अधिकार भी छिन जाता है? CJI ने कहा कि मैंने ASI संरक्षित मंदिर का दौरा किया, मैंने देखा कि भक्त वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, तो क्या इस तरह की घोषणा से आपका प्रार्थना करने का अधिकार छिन जाता है? सिब्बल ने कहा, अगर आप कहते हैं कि वक्फ मान्यता रद्द की जाती है तो इसका मतलब है कि वहां की प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। मेरा कहना है कि यह प्रावधान अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है।
न्यायालय के रिकॉर्ड पर लिया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है और नागरिकों से उनकी धार्मिक प्रार्थनाओं को जारी रखने का अधिकार छीन लिया जाएगा। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर क्या अपडेट आया है। मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 300 किलोमीटर के वायाडक्ट का सफलतापूर्वक निर्माण पूरा कर लिया गया। यह उपलब्धि गुजरात में सूरत के पास 40 मीटर लंबे फुल स्पैन बॉक्स गार्ड के सफल लॉन्च के साथ पूरी की गई। 300 किलोमीटर के सुपर स्ट्रक्चर में से ये एक है और 257.4 किलोमीटर का निर्माण फुल स्पैन लॉन्चिंग विधि जिसे FSL भी कहते हैं उसके माध्यम से किया गया, जिसमें 14 नदी के पुल भी हैं और 37.8 किलोमीटर के स्पैन बॉय स्पैन जिसे SBS भी कहते हैं और 0.9 किलोमीटर स्टील ब्रिज भी बनाए गए हैं। इसके तहत अगर हम बात करें तो 1.2 किलोमीटर PSC ब्रिज भी बनाए गए हैं और 2.7 किलोमीटर स्टेशन बिल्डिंग शामिल हैं। FSLM के माध्यम से 257.4 किलोमीटर वॉयडक्ट और SBS के माध्यम से 47.8 किलोमीटर वॉयडक्ट के निर्माण के लिए क्रमशः 40 मीटर से 6,455 और 925 स्पैन का उपयोग किया गया है। इस परियोजना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उपकरणों का उपयोग किया गया। यह भारतीय बुनियादी ढांचे के लिए पहली बार है जो जापानी सरकार के समर्थन में हाई स्पीड रेल प्रौद्योगिकी की भारत में बढ़ोतरी की क्षमता को दर्शाता है। फुल स्पैन लॉन्चिंग विधि को अपनाने में निर्मित में काफी तेजी आई है क्योंकि फुल स्प्लिट गार्ड सिस्टम जो है आम विधि की तुलना में 10 गुना ज्यादा तेज है। बुलेट ट्रेन के स्टेशन भी तेजी से आकार ले रहे हैं। यात्रियों को जल्द ही यात्रा प्रदान करने के लिए इन स्टेशनों को रेल और सड़क परिवहनों से जोड़ा जा रहा है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो जल्द ही आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कंप्लीट होते हुए दिखेगी। अब बात करते हैं अपनी अगली खबर का कि क्या वो अब समय आ गया है जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होगा। रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं की यह बातचीत करीबन 2 घंटे तक चली। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि बातचीत बहुत अच्छी रही। उन्होंने आगे कहा कि रूस और यूक्रेन तुरंत युद्ध विराम की दिशा में बातचीत शुरू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध विराम को समाप्त करेंगे। हालांकि इसके पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा था कि वॉशिंगटन शांति प्रक्रिया से अलग हो चुका है और यह निष्कर्ष निकालता है कि यह हमारा युद्ध नहीं है। रूसी सरकारी मीडिया ने पुतिन के हवाले से कहा कि उन्होंने ट्रंप के साथ एक जानकारीपूर्वक और उपयोगी बातचीत की है और मॉस्को के भविष्य की शांति वार्ता के बारे में एक ज्ञापन और यूक्रेन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मामले में परिचित एक सूत्र ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के साथ अमेरिकी नेताओं की कॉल से पहले ट्रंप के साथ कुछ मिनटों के लिए बात की। दोनों कॉल पर व्हाइट हाउस की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि सुबह 10 बजे के तुरंत बाद फोन के जरिए बातचीत शुरू हुई। उन्होंने बातचीत समाप्त होने के बाद अतिरिक्त विवरण देने का वादा किया। क्रेमलिन की प्रवक्ता ने पिछले सप्ताह रूस और यूक्रेन अधिकारियों से बीच इस्तांबुल में हुई वार्ता को देखते हुए इस बातचीत को महत्वपूर्ण बताया, जो मार्च 2022 के बाद पहली ऐसी वार्ता थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करा। उन्होंने लिखा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मेरी 2 घंटे तक बातचीत हुई। मेरा मानना है कि यह बहुत अच्छी रही। रूस और यूक्रेन तुरंत युद्ध विराम और उसके लिए महत्वपूर्ण बात करेंगे। युद्ध के अंत के लिए बातचीत शुरू करेंगे। इसके लिए शर्तें दोनों पक्षों के बीच तय की जाएंगी क्योंकि वे बातचीत के विवरण जानते हैं जिनके बारे में किसी और को पता नहीं होगा। बातचीत का लहजा और भावना बहुत ही बढ़िया था। अब वक्त हो चला है आपको आखिरी बड़ी खबर बताने का। इजराइल के खिलाफ वो 22 देश कौन से हैं जिन्होंने खुले में बगावत कर दी। इजराइल ने गाजा को सीमित मानवीय सहायता की अनुमति दे दी। हालांकि इस फैसले के बावजूद 22 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर इजराइल से अपील की है कि वह गाजा को मिलने वाली सहायता में कोई भी रुकावट न डाले। इस समूह में यूरोपीय देशों के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल है। हैरानी की बात यह है कि इन देशों में कोई भी इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, जबकि आमतौर पर इस्लामिक देश ही फिलिस्तीन के समर्थन में मुखर होकर कह रहे थे। इन देशों का कहना है कि गाजा में मानवीय स्थिति बेहद गंभीर हो गई है, लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं और कई बीमार लोगों को जरूरी दवाएं नहीं मिल पा रही, जिससे उनकी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि इजराइल के सीमित मदद भेजने के बावजूद लोग इन देशों की मांग कर रहे हैं। हालांकि इजराइल ने सीमित मदद भेजने की मंजूरी दे दी, लेकिन इन देशों की मांग है कि सहायता पहुंचने में कोई अड़चन ना आए।
ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी है कि यदि गाजा में मानवीय सहायता रोकी गई तो वह प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने सैन्य कार्रवाई रोकने की भी मांग की है। इसके जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर इन देशों की बात मानी गई तो इससे हमास को फिर से बल मिलेगा और वह भविष्य में इजराइल पर हमला दोबारा से कर सकता है। नेतन्याहू ने यह भी माना कि गाजा को लेकर इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जब तक हमास का अंत नहीं होता सैन्य अभियान जारी रहेगा। ये थी तमाम बड़ी खबरें आज की। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी भानु।